हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने वो लेक्चर लेके आ गया हूँ जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी। दैट इज माय फेवरेट टॉपिक और बहुत लोग इसकी डिमांड भी करते हैं। दैट इज मंथली करंट अफेयर्स। और आज कौन सा मंथ कंप्लीट हो गया? सबको पता है अप्रैल मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी कंप्लीट करंट अफेयर्स एक जगह कहाँ पर मिलेगी? वो है ये जगह। यहाँ पर मैं आपको पूरी अप्रैल मंथ की जो भी चीज़ें न्यूज़ में उन सबको कवर कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने अप्रैल की कुछ भी नहीं देखा हुआ है तो इस लेक्चर को देख लो और लेक्चर देख के एग्जाम देने आप जा सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अप्रैल मंथ 2024 की करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आप ये देखिए हमारी 10 मंथली करंट अफेयर्स है जहां पर आप देख सकते हैं जुलाई 2023 से लेकर अप्रैल तक की सारी करंट अफेयर्स। याद रखिएगा जो भी इसमें भी मेंशन है वो सब कुछ मैंने एक पर्टिकुलर बुकलेट में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसकी आप अगर सॉफ्ट कॉपी बाय कर ले तो आप आराम से घर में प्रिंट करा लो इसको। ठीक है, और पूरी पिछली 10 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ के एग्जाम देने चले जाना और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यूपीएससी का एग्जाम जून में है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम जून में है, एसएससी वगैरह के एग्जाम जून में और भी अदर एग्जाम्स जून जुलाई अगस्त में है। ठीक है, तो उस टाइम पर ये करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगी। सो बुकलेट कैसे ऑर्डर करना है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत उस पर पिंग करो, इस बुक को ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम से पहले अगर ये बुक नहीं मिली और आपने करंट अफेयर्स एक बार रिविजन करके नहीं गए तो मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। ओके, तो इसको सीरियसली लेना और तुरंत मुझे व्हाट्सएप करना, मैं इसके चार्जेस आपको बता दूंगा। वन टाइम पे करना है, आपको इजीली ये चीज मिल जाएगी। याद रखिएगा। तो ये करंट अफेयर्स कहां मिलेगी मैंने अभी आपको बता दिया कहां पर मिलेगी, तो व्हाट्सएप करो अगर आपको ये बुकलेट चाहिए तो। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर्स है, जो मंथ कंप्लीट हो गया है, इसमें क्या क्या चीजें न्यूज में है। ओके, सबसे पहले मैं जो पोर्शन मैंने स्टार्ट किया वो है नेशनल न्यूज। ओके, मैंने कुछ सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है इस पूरे करंट अफेयर्स को। तो पहले नेशनल न्यूज जितनी भी हैं 2024 में अप्रैल मंथ की वो मैं डिस्कस कर देता हूं एक एक करके। सबसे पहले जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करते जाएंगे क्योंकि मैं पढ़ाता भी बहुत बार, मैंने डेली वगैरह में ही पढ़ाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए रैम्पेज मिसाइल, सीधा आएगा रैम्पेज मिसाइल। अभी क्या हुआ था, ईरान जो इजराइल है उसने ईरान पे अटैक किया था। ठीक है, उसमें रैम्पेज मिसाइल का यूज किया था, इसलिए रैम्पेज मिसाइल न्यूज में आ गई। एक तो ये कारण है। दूसरा याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी रैम्पेज मिसाइल को इंडक्ट किया है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने भी को अपनी फोर्सेस में, याद रखिए, इस मिसाइल को इंडक्ट किया है। तो दैट इज व्हाई दिस रैम्पेज मिसाइल इज इन न्यूज। ओके, अब क्वेश्चन क्या आएगा, रैम्पेज मिसाइल कौन सी मिसाइल है? याद रखिए पहला तो ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। ठीक है, इट्स अ सुपरसोनिक मिसाइल। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ठीक है, तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। और इसको डेवलप किसने किया? इजराइल ने किया है। अराउंड आप 150 kg एक्सप्लोसिव इस मिसाइल से ले जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया में भी अब ये न्यूज में आ गया है। वैसे तो इजराइल ने अटैक किया था जो ईरान में, उसमें यूज किया था, बट अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, याद है इसको डेवलप किसने किया? इजराइल ने। ओके, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स में आता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट, याद रखिए इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। और आप कह रहे होंगे सर किस कंपनी, कौन कंपनी इसको बना रही है? इसको बना रही है SJVN। फुल फॉर्म बताऊं तो सतलुज जल विद्युत निगम जो है वो इसको डेवलप कर रही है। ठीक है, और कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? याद रखिएगा आपने बहुत फेमस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुना होगा, नाथपा जाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, 1500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर याद रखिएगा फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ग्रीन एनर्जी को हम किस तरह प्रमोट कर रहे हैं, दिस अ ग्रेट थिंग। और ये मल्टीपर्पज इसलिए, पहले तो ये एनर्जी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ये बात तो सही है। और दूसरा याद रखिएगा हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल जनरेट करेगा जो कि यूज होगा कोटिंग फैसिलिटी ऑफ दिस नाप्ता जाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कोटिंग फैसिलिटी में यूज हो सकेगा। तो इसलिए इसको मल्टीपर्पज कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास इसको लगाया गया। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स कौन सी है? नेक्स्ट है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन जो है। ठीक है, आप कहेंगे ये क्या है, बताता हूं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है ये। इसने अपना नया लोगो, नया मोटो बना लिया है। लोगो देखिए ब्राउन कलर का आपको लोगो दिख रहा होगा। आप कह रहे होंगे सर लोटस शेप में बुक का शेप दिख रहा है, ये सारनाथ पिलर दिख रहा है और लोटस के पेटल शेप में बुक दिख रही है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोगो है। तो याद रखिएगा लोटस पेटल शेप्ड पेजेस बने हुए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। बीच में आप देख रहे होंगे सारनाथ का पिलर बना हुआ है और ब्राउन कलर की जो है वो थीम है। तो ये नया इनका लोगो बन गया है और नया मोटो भी बन गया है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन का, वो है वेयर हिस्ट्री इज प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर। ये इस बार का क्या है? मोटो है इनका जो इन्होंने चेंज किया है।
अब आप सोचोगे सर ये कमीशन है क्या, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन ब्रिटिश राज के टाइम पर 1919 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में हो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर फंक्शन करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो मिनिस्टर है ना, वो उसके याद रखिएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। तो पूछ सकते हैं इसके चेयरमैन कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। न्यूज़ में थी इसलिए मैंने आपको कवर करा दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो है वो अनवील किया गया कहां पर, CSIR के हेडक्वार्टर पे। CSIR का हेडक्वार्टर कहां है, वो है आपका न्यू दिल्ली में। और कब किया गया है, अर्थ डे के सेलिब्रेशन में। अर्थ डे हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन याद रखिएगा इंडिया की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक को अनवील किया गया है। आप सोचोगे CSIR क्या है, CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि 1942 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वहीं पर इस क्लॉक को इंस्टॉल किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। CSIR के बारे में याद रखिए, इसको फंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये ऑपरेट करता है एज एन ऑटोनॉमस बॉडी थ्रू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ऑटोनॉमस बॉडी है इस एक्ट के अंदर, याद रखिएगा ऑटोनॉमस बॉडी थ्रू द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और खास बात क्या है, इसके जो चेयरमैन हैं, एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिए PM प्राइम मिनिस्टर इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अभी न्यूज में है। इसलिए मैं देखिए आपको जो चीज न्यूज में है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाएगा CSIR का लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक जो है कहां पे इनॉग्रेट की गई है, कहां लगाई गई है, तो आंसर न्यू दिल्ली होगा। बट CSIR से रिलेटेड भी आ सकता है, इससे मैंने कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे गेपांग घाट, ठीक है। गेपांग घाट लेक जो है वो न्यूज में है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों न्यूज में है। ये पहली बात है कहां पर, ये है हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा ये इसलिए न्यूज में क्योंकि सैटेलाइट की कुछ इमेजेस से पता चला है कि ये जो ग्लेशियर लेक्स हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, सिक्किम में भी आप देखते हैं बहुत सारी हैं, हिमाचल प्रदेश में है, इनका साइज जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, मतलब इनकी साइज बढ़ रही है, ठीक है। जो एक रिस्क की चांसेस है, क्योंकि अगर इनकी साइज बढ़ रही है तो देयर द चांसेस ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। याद रखिएगा जब ग्लेशियर लेक फटेगी तो पूरा पानी एक बार में नीचे आएगा, इससे फ्लड आ सकता है। सिक्किम में हम देखते हैं बहुत बार ये एक्टिविटी होती है, दैट इज GLOFS। याद रखिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा, बहुत बार ये देखा गया है, ठीक है। तो रिस्क है इसकी, तो अभी न्यूज में है, और ये लेक का एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ठीक है। ऑफकोर्स सैटेलाइट इमेजेस से इसरो ने एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा हो रहा है, तो आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपको याद रखना है, पूछ सकते हैं ये लेक कहां पर है, यू हैव टू मार्क द आंसर, हिमाचल प्रदेश में, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो पॉइंट फ्रेम में न्यूज होंगे उनको पॉइंट पे कवर करते जाएंगे। जैसे कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, गांधीनगर गुजरात में, मैं आपको बता दूं, उसने MOU साइन किया है स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ, जो कि फ्रांस बेस्ड कंपनी है, ओके। उसके साथ MOU साइन किया है फॉर व्हाट, फॉर इनोवेशन इन एरोस्पेस डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो सीधा पूछा सकता है किसके साथ साइन किया है, तो आंसर आता है स्टारबस्ट एरोस्पेस ऑफ फ्रांस, ओके। पहली चीज तो ये। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है, नेक्स्ट है, अभी आपको पता है इलेक्शंस चल रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, इसके साथ साथ विधानसभा के भी इलेक्शंस चल रहे हैं। कहीं कहीं 4 स्टेट्स ऐसे हैं, याद रखिएगा, विधानसभा के कितने स्टेट्स, 4 स्टेट्स है विधानसभा के, जहां पर लोकसभा के साथ इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको 2 स्टेट्स बता रहा हूं, बाकी 2 स्टेट्स आप मुझे बताएंगे कि कहां पर ये इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। एक है आंध्र प्रदेश, एक है उड़ीसा, 2 मैंने आपको बता दिए। अब 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जहां पर विधानसभा के भी इलेक्शंस चल रहे हैं लोकसभा के साथ साथ, ओके। ये आप मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो ये लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, इसमें याद है कि शॉम्पन ट्राइब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब, क्योंकि ये PVTG ट्राइब है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। और इन्होंने इंडिया की PVTG है, और फर्स्ट टाइम इन्होंने वोट किया है, ये अंडमान निकोबार से बिलोंग करती है, और फर्स्ट टाइम इन्होंने लोकसभा के इलेक्शंस में वोट किया है। तो PVTGs ने भी इंडिया में, याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम ये ट्राइबल ग्रुप भी, याद रखिएगा, इन्होंने भी वोटिंग की है, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो पूछ सकते हैं अंडमान निकोबार की कौन सी ट्राइब ने सबसे पहली बार वोट किया, तो आंसर होगा शॉम्पेन ट्राइब, ओके। चलिए नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 2558th भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव। ये महोत्सव कहां इनॉग्रेट किया, ये किया उन्होंने भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ओके। और मैं आपको बता दूं, आपको भगवान ये महावीर जी के बारे में पता होगा कि 24th तीर्थंकरा थे, याद रखिएगा। आपने जैनिज्म अगर पढ़ा होगा, बुद्धिज्म जैनिज्म हिस्ट्री में, तो आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इनका भी भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव जो है
वो न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया और मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट लॉन्गटे फेस्टिवल, सीधा पूछा गया फेस्टिवल किस स्टेट का है, ये फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का और इसको निशी ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का है और निशी ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई है LGBTQ कम्युनिटी के लिए, याद रखिएगा उनके वेलफेयर के लिए, और इस कमिटी को चेयर कर रहे हैं, मतलब LGBT की बेनिफिट कम्युनिटी वेलफेयर के लिए जो कमिटी बनाई है उसको चेयर कर रहे हैं देश के कैबिनेट सेक्रेटरी जिनका नाम है राजीव गौबा। ओके, तो राजीव गौबा जो है वो इसके चेयरमैन है इस कमेटी के, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक्चुअली कमेटी क्यों बनाई गई, एक केस चला था 2023 में, आपने शायद सुना होगा, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, जहां पर ये रखा गया था कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, इंडियन गवर्नमेंट, कि इनकी LGBT कम्युनिटी जो है उनकी मैरिजेस जो है, सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं वो लीगलाइज किया जाए, ठीक है, उसके अगेंस्ट थी गवर्नमेंट। बट यहां पर केस था कि उनको सेम सेक्स मैरिज अलाउ करना चाहिए, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो जजमेंट आई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनके वेलफेयर की जरूरत है, याद रखिएगा इनके जो कंसर्न्स है LGBTQ के, याद रखिएगा इनके कंसर्न्स जो हैं, इनके साथ जो दिक्कतें हैं, उनके वेलफेयर के लिए जरूर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। बट उन्होंने ये मना कर दिया था कि याद रखिएगा सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया था। ओके, और ये 3-2 से जजमेंट आई थी, मतलब 3 लोगों ने रिजेक्ट किया था, 2 लोगों ने बोला था होना चाहिए। ओके, तो 3-2 से रिजेक्ट हो गया था, याद रखिएगा। तो ये केस इन्होंने बोला था कि उनकी वेलफेयर के लिए कमेटी होनी चाहिए, तो उसी को देखते हुए अभी सरकार ने एक नई कमेटी स्टैब्लिश भी की है। ओके, तो ये केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो है वो अभी रिसेंटली डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो कि भोपाल में है। तो नेशनल जुडिशियल एकेडमी के नए डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध बोस। ओके, नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट। पारादीप के पोर्ट के बारे में आपको पता होगा जो उड़ीसा में है, अभी ये बन गया है एमर्जेंस एज इंडिया टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट। तो पूछ सकते हैं इंडिया का टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट कौन सा है, तो आपको लगना उड़ीसा का पोर्ट, दैट इज पारादीप पोर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, बता दूं इंदिरा गांधी के बाद सेकेंड ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि न्यूज वीक के कवर पेज में आए हैं, ठीक है। आप कहेंगे न्यूज वीक क्या एक यार कि मैगजीन है, अभी इन्होंने मोदी जी ने इंटरव्यू भी दिया है, और ये जो न्यूज वीक है USA बेस्ड है। ओके, और इंदिरा गांधी के बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर कवर पेज में फोटो लगाई गई है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट इंडियन कोस्टल गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्टल गार्ड ने इनॉग्रेट किया है एक्वेटिक सेंटर, कहां पर, याद रखिएगा मंडपम तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनॉग्रेट किया एक्वेटिक सेंटर। ओके, आपको मुझे बताना है कि कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है, DG जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के, याद रखिएगा डायरेक्टर जनरल कौन है, क्योंकि उन्होंने ही इनॉग्रेट किया होगा। तो डायरेक्टर जनरल कौन है इंडियन कोस्ट गार्ड के, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ क्वेश्चंस भी पूछता हूं इसमें, आप वो चीजें भी अपडेट हो जाओगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं कौन कौन कमेंट सही बताता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आप यहाँ पे एक पर्सनैलिटी देख रहे होंगे, है ना, ये पायलट जैसे आपको दिख रहे होंगे, तो बिल्कुल इनका नाम है गोपी थोताकुरा। ओके, थोताकुरा जो है ये फर्स्ट इंडियन पायलट बन गए हैं जो कि स्पेस टूरिज्म में जाने वाले हैं, स्पेस टूरिज्म करने वाले हैं, मतलब स्पेस में जाने वाले एज अ टूरिज्म, ठीक है। विथ ब्लू ओरिजिन कंपनी है, उनका मिशन है NS-25 मिशन। तो ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन में इनको चूज किया गया है, फर्स्ट इंडियन पायलट हैं जो कि स्पेस टूरिज्म में जाने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं ये ब्लू ओरिजिन कंपनी जेफ बेजोस की है। ओके, और उनकी कंपनी अब देखिए स्पेस में भी अब टूरिस्ट जा सकते हैं, मतलब जैसे आप घूमने जाते हो कश्मीर, बाली वगैरह, आप चाहो तो स्पेस में भी घूम सकते हो, उसके लिए भी अब देख रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज जो है उस पर वर्क कर रही है। ओके, तो ये अभी न्यूज में, ये पर्सनालिटी न्यूज में चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है त्रिशक्ति कॉर्प। ये क्या है, ये एक इंडियन आर्मी की रिगरस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक्सरसाइज है जो कि अभी रिसेंटली 2024 में सिक्किम में कंडक्ट की गई। कहां पर, सिक्किम में कंडक्ट की गई। तो जस्ट रिमेंबर, सीधा पूछा जाएगा ये एक्सरसाइज कहां कंडक्ट की गई, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज सिक्किम। ओके, नेक्स्ट आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TSAT-1A। ये क्या है, ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर बिल्ड सैटेलाइट है, याद रखिएगा, सीधा पूछा गया इंडिया का पहला प्राइवेट बिल्ड सेक्टर सैटेलाइट कौन सा है, तो आंसर होगा TSAT-1A। इसको बनाया टाटा ने, किसने बनाया, टाटा ने, ठीक है। तो याद रखिए दिस द, और इसको कोलैबोरेशन किया है टाटा की ही सब्सिडरी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जिसको आप TASL कहते हैं, उसने याद रखिएगा सैटेलॉजिक के साथ कोलैबोरेशन करके ये डेवलप किया है TSAT-1A। ओके, और इसका वेट मैं बता दूं लेस देन 50 kg है और लो अर्थ ऑर्बिट में इसको छोड़ा गया है। और कहां से वो भी बता देता हूं, ये सैटेलाइट को लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है, और ये 7 अप्रैल को US से लॉन्च किया गया था। ओके, तो ये आपको याद रखना। और ये सैटेलाइट जो है ये डिलीवर करेगा हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस,
तो आपको याद रखना हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस जो है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सैटेलाइट डिलीवर करेगा। तो ये अभी न्यूज़ में है, सीधा पूछा जाएगा किसने डेवलप किया, तो आंसर ऑप्शन टाटा होगा या TSAT-1A आपको याद रखना है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है इंडिया ने सिक्योर किए सेकेंड ओवरसीज पोर्ट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सितवे पोर्ट, जो कि आपको पता होगा म्यांमार में सिचुएटेड है। ठीक है, सितवे पोर्ट को याद रखिएगा, अभी अप्रूव कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और सितवे पोर्ट अब अप्रूव हो गया। अब ये याद रखिए इंडिया की एक बताए तो कंपनी है जिसका नाम है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल। ये कंपनी जो है फुली ओन्ड बाय है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, और इसी कंपनी को मैं बता दूं लास्ट टाइम ईरान का छाबर पोर्ट का भी ऑपरेशन इसी को मिला था। अब ये सेकेंड ऑपरेशन आप कह सकते हैं कि सेकेंड ओवरसीज पोर्ट जो है वो भी इसको मिल गया है और वो मिल गया है ये सितवे पोर्ट। ठीक है, तो दोनों अब जो है ये कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया को सिक्योर हो गया, ऑपरेशनल कंट्रोल हो गया है सितवे पोर्ट का भी, और छाबर पोर्ट जो ईरान में है वो तो ऑलरेडी मिल चुका था। ठीक है, अब एक बात याद रखना आपको, ये जो सितवे पोर्ट है, ठीक है, सितवे पोर्ट की लोकेशन आप देख सकते हैं म्यांमार में ये सिचुएटेड है। ये आपको एक प्रोजेक्ट पढ़ा होगा आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, इसी प्रोजेक्ट के अंदर सितवे पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है और इसका ऑपरेशन सभी इंडिया के हाथ में है। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, आई होप आपने पढ़ा होगा कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। किस तरह नॉर्थ ईस्ट हम पहुंच रहे हैं थ्रू सी रूट और फिर म्यांमार के साथ हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया पहुंच रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मनसुख मांडविया, आपको पता हो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनका प्लान है कि हम यूरिया का जो इंपोर्ट है वो 2025 तक, याद रखिएगा, इसको एंड कर देंगे। तो देखते हैं ये प्लान सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, बट टारगेट पूछ सकते हैं कब तक का टारगेट रखा है, 2025 तक का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19th एनुअल मीटिंग हुई है सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की, ओके, ऑफ SCO। तो SCO शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, याद रखिएगा, सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है सेक्रेटरीज की, और इंडिया का डेलीगेशन लेड किया है अजीत डोवल ने। आपको पता होगा इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो NSA हैं, और उन्होंने याद रखिएगा इस इंडिया के डेलीगेशन को लीड किया। ये हो रहा था अस्ताना, याद रखिए, कजाकिस्तान में, अस्ताना कजाकिस्तान में ये एनुअल मीटिंग हो रही थी और हमारी इंडिया के साइड से अजीत डोवल जो देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने अटेंड किया है। ओके, नेक्स्ट आपने सुना होगा जब भी मैं DRDO की बात करता हूँ तो आपके जाएंगे चंदीपुर आता हो उड़ीसा में, सर, जहाँ से टेस्टिंग होती है सारी। अब इतना ज़्यादा लोड है चंदीपुर टेस्टिंग में, याद रखिए, उड़ीसा में। तो एक और टेस्टिंग का नया जगह डिसाइड की गई है वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा, जुनपुट विलेज है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर एक नया टेस्ट सेंटर DRDO स्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि टू मच वर्कलोड रहता है चांदीपुर उड़ीसा में, तो एक नया टेस्ट सेंटर जो है वो वेस्ट बंगाल में डेवलप कर रहा है। तो यार कि अभी एक उड़ीसा में है, अब वेस्ट बंगाल में डेवलप किया जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा, इंडिया का फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर कैंसर जो है वो अभी लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किया हमारी देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी, याद रखिएगा, फॉर कैंसर, और कहाँ लॉन्च किया, IIT बॉम्बे में 4 अप्रैल 2024 में। तो कहाँ लॉन्च किया भी पूछ सकता है, IIT बॉम्बे। इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए देख सकते हैं हम कितना वर्क कर रहे हैं। इसका नाम रखा है, ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट का नाम है CAR-T, याद रखिए, कार्ट सेल थेरेपी। ठीक है, जो हमारे कैंसर के लिए जो हम बैटल कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिला है। ठीक है, तो इंडिया का पहला जीन थेरेपी फॉर कैंसर, याद रखना, आपको लॉन्च कर दिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT बॉम्बे से लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है ये देखिए प्रत्यूष पूछ सकते हैं, प्रत्यूष क्या है। प्रत्यूष एक रेडियो टेलीस्कोप है, मैं फुल फॉर्म बताता हूं प्रत्यूष का, प्रोबिंग रीआयनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। ये है प्रत्यूष का फुल फॉर्म। प्रत्यूष है क्या, इट्स अ रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, जिसको बिल्ड किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। ऑफ कोर्स इसमें कोलैबोरेशन इसरो का भी रहा है। और ये है क्या, प्रत्यूष रेडियो टेलीस्कोप का काम क्या है। देखिए, इस टेलीस्कोप जो प्रत्यूष है इसको डिप्लॉय किया जाएगा मून के फार साइड में। ठीक है, इसको वहां पर फार साइड में डिप्लॉय किया जाएगा। ऑफ कोर्स आफ्टर जो इनिशियल एडजस्टमेंट है अर्थ की ऑर्बिट होने के बाद इसको मून के फार साइड में डिप्लॉय किया जाएगा। ओके, और वहां से आप एक तरीके से स्टार की फॉर्मेशन कैसे हुई, बहुत कुछ यूनिवर्स के बारे में आप जान सकेंगे। ओके, तो सीधा पूछाएगा प्रत्यूष न्यूज में है, प्रत्यूष है क्या, इट्स अ रेडियो टेलीस्कोप। ओके, चलिए
नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, दैट इज जीआई टैग की बात कर लेता हूं, जो कि अप्रैल मंथ में न्यूज में थे। जैसे कि त्रिपुरा के 2 आइटम आपको याद रखना, एक है माटाबारी पेड़ा, देख सकते हैं ये पेड़ा है, मतलब प्रसाद के रूप में ये यूज होता है, जैसे आप जाते हो ना प्रसाद देते हैं वो है। दूसरा है पचड़ा। पचड़ा क्या है याद रखिएगा, एक हैंड वुलन क्लोथ है, आप यहां पर देख सकते हैं हैंड वुलन क्लोथ दिख रहा होगा आपको। तो इन दोनों का भी जीआई टैग मिला है त्रिपुरा से, याद रखिएगा। तो पचड़ा और माटाबारी पेड़ा जो है इसको जीआई टैग मिला है त्रिपुरा से, ठीक है। दूसरा अप्रैल मंथ में याद रखिएगा जो जीआई टैग मिला है वो बुंदेलखंड रीजन यूपी की मैं बात कर रहा हूं, है ना। यहां पर याद रखिए कटिया गेहूं, कटिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा। तो पूछ सकते हैं ये कटिया गेहूं कहां से जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा एक जगह है महाराष्ट्र में मिराज, जहां पर बहुत फेमस है ये जगह जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए बहुत फेमस है, ओके। और अभी यहां पर आप देख सकते हैं 2 चीज आपको यहां पर दिख रही होंगी, ये दोनों चीज मैं आपको बता देता हूं है क्या, एक है सितार और एक है तनपुरास, ओके। तो सितार और तनपुरा दोनों ही जो मिराज से बने हुए हैं, मिराज सिटी जो है वहां पर जो महाराष्ट्र में वहां पर बने हुए हैं उनको जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र में। तो यार कि ऐसे ही पूछ सकते हैं मिराज सितार या मिराज तनपुरा, इनको जीआई टैग कहां से मिला है, तो आंसर वुड बी महाराष्ट्र, ओके। बहुत फेमस है टाउन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जीआई टैग याद रखना आपको, वाराणसी मतलब यूपी को मिला है जीआई टैग, किस चीज के लिए, तिरंगा बर्फी के लिए। आप देख सकते हैं बर्फी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी जाना वाराणसी यूपी तो तिरंगा बर्फी जरूर खाना, ओके। और दूसरा धौला मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जो है ये भी, इसको भी जीआई टैग यूपी से मिला है। तो ये कुछ जीआई टैग थे जो भी अप्रैल मंथ में न्यूज में थे, वो मैंने कवर कर दिए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग कि इंडिया का खुद का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो गया है। एक्चुअली ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा जहां पर बड़ी शिप्स आती हैं यहां पर आकर छोटी छोटी शिप्स में कार्गो को अनलोड किया जाता है, फिर छोटी छोटी शिप्स बाकी पोर्ट्स में जाती हैं। एक्चुअली इंडिया में इतने सारे पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, बट कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं है जहां पर बड़ी शिप आ सके। तो होता क्या था, होता ये था जो श्रीलंका है ना, यहां पर बड़ी शिप आती थी, यहां पर ऑफलोडिंग होती थी, फिर यहां से इंडिया पे जाया करते थी। इससे क्या होता था, हमारा टाइमिंग भी बढ़ रहा है, कॉस्ट बेनिफिट भी श्रीलंका को ज्यादा हो रहा है या सिंगापुर को ज्यादा हो रहा है। तो अब हमारा खुद का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हमने बना लिया है। अब इस पोर्ट से याद रखिएगा शिप डायरेक्टली आएगी और यहां पर ऑफलोडिंग होकर छोटी छोटी शिप्स में अलग अलग शिप्स जाकर याद रखिएगा अलग अलग पोर्ट्स में जाएगी। अब याद रखिएगा ये बड़ी अच्छी बात है कि ये पोर्ट बनाया गया है केरल में, और यहां पर आप देखेंगे जो डेप्थ है उस पोर्ट की वो करीबन 18 टू 20 मीटर है। कितना, 18 टू 20 मीटर। तो एक तरीके से डीपेस्ट आप कह सकते हो। इससे पहले हम विशाखापट्टनम को कहते थे, करीबन 13-14 मीटर वहां की डेप्थ थी, तो 15 मीटर आई थिंक, है ना। बट इसकी आप देखें ज्यादा डेप्थ है, तो इट्स ग्रेट थिंग। और ये पोर्ट जो इसका नाम है याद रखिएगा विंझिजाम पोर्ट, ओके। तो विंझिजाम पोर्ट केरल का है, और ये पोर्ट किसने डेवलप किया, इसको डेवलप किया अदानी ग्रुप ने, ठीक है। तो अदानी ग्रुप ने इस पोर्ट को डेवलप किया है और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने एक्सेस भी दे दिया है। इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब इंडिया को बेनिफिट्स होंगे। तो पूछ सकते हैं इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ है, तो आंसर वुड बी केरल, और नाम मैंने आपको बता ही दिया है, ओके। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। आपको पता है अभी आईपीएल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की जो पिच है वो पहली इंडियन पिच होने वाली, जिसको आप हाइब्रिड पिच कह सकते हो, याद रखिएगा। फर्स्ट बीसीसीआई एक्रीडेटेड वेन्यू टू इंस्टॉल स्टेट ऑफ आर्ट हाइब्रिड पिच। तो इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ है, धर्मशाला के स्टेडियम में हिमाचल प्रदेश में। हाइब्रिड पिच मतलब नेचुरल ग्रास और कुछ पॉलीमर ग्रासेस को भी यूज किया जा रहा है, इससे बाउंस अच्छा मिले इसमें। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया की पहली पिच जो हाइब्रिड पिच है वो हिमाचल प्रदेश धर्मशाला स्टेडियम में बनाई जा रही है। नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट ने ओपन किया अपना पोस्ट ऑफिस कहां पर, एंटार्क्टिका में। कहां पर, एंटार्क्टिका में। जिसका और किस स्टेशन में, भारतीय स्टेशन वहां पर है, वहां पर उन्होंने अपना इंडियन पोस्ट ऑफिस से अपना पोस्ट ओपन किया है, ठीक है। तो याद रखना कहां ओपन किया, भारतीय स्टेशन, दैट इज एट एंटार्क्टिका। नेक्स्ट है सुधीर कक्कड़ की मैं बात करता हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ओबिटरीज में इंपॉर्टेंट है, इनकी अभी डेथ हो गई है, याद रखना आपको। फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी है, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। पूछ सकते हैं कौन थे, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, इमेज आप देख लो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई, नाम है सुधीर कक्कड़, ओके। नेक्स्ट, कर्नाटका गुजरात बहुत फेमस है किस चीज के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, ओके। और अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में कर्नाटका और गुजरात जो है वो टॉप रैंक पर है। तो कर्नाटका एंड गुजरात लीडिंग स्टेट है इंडियन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में, याद रखना आपको। तो पूछ सकते हैं विच 2 स्टेट्स आर इन टॉप इन ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, तो यू हैव टू मार्क द आंसर कर्नाटका एंड गुजरात, ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, बेंगलुरु होस्ट कर रहा है, होस्ट कर चुका है ऑलरेडी वर्कशॉप किस चीज की,
इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन, याद रखिएगा, और इसको ऑर्गेनाइज किया था डीआरडीओ ने। आप कहेंगे सर ये एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन की मैं बात करूं तो ये ऐसे आर्मी के पास इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, ठीक है, पार्ट्स को यूज़ किया जाता है जिससे आपकी, याद रखिएगा, आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है। तो उसी के लिए एक वर्कशॉप अटेंड की गई थी, याद रखिएगा, और जिसको ऑर्गेनाइज किया था डीआरडीओ ने। पूछ सकते हैं वर्कशॉप कहाँ हुई? यू हैव टू आंसर, मार्क द आंसर, दैट इज बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसरो ने अचीव कर लिया जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस, ठीक है, माइलस्टोन, और ये पहली बार हमने अचीव किया है जीरो डेब्रिस माइलस्टोन। कैसे अचीव किया है? थ्रू एक मिशन था इसरो का एक्सपोसैट, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, याद होगा PSLV C58 यूज किया गया था इसमें। अब होता क्या है, जब लॉन्चिंग व्हीकल स्पेस में पहुंचते हैं तो लॉन्चिंग व्हीकल का जो लास्ट स्टेज रहता है वो स्पेस में ही रह जाता है, जिसकी वजह से डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है उस स्पेस में। इस बार क्या है, इस मिशन में क्या किया गया था कि जो एक्सपोसैट का लास्ट लॉन्चिंग व्हीकल का लास्ट पार्ट था, जिसका नाम रखा गया पोएम 3। ओके, इस लास्ट स्टेज को क्या दिया गया, इसको भी कुछ वर्किंग दे दी गई, इसने भी वो काम किया और ये डी ऑर्बिट होके, याद रखिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर कर गया, ना कि ये स्पेस पे रह गया। तो स्पेस डेब्रिस जो हमारा जीरो का टारगेट था, याद रखिएगा, ठीक है, वो इस मिशन से अचीव हुआ है, ठीक है, हमने ये चीज पहली बार करके दिखाई है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किससे हमने ये चीज अचीव की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। IIT मद्रास ने लॉन्च किया है, पूछ सकते हैं कि इस IIT ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मोबाइल मेडिकल डिवाइस, ठीक है, कैलिब्रेशन फैसिलिटी। याद रखिए, इंडिया IIT मद्रास लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। सोचो, कैलिब्रेशन फैसिलिटी जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उसको टेस्टिंग करने को हम कहते हैं कैलिब्रेशन फैसिलिटी। ओके, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको चेक करने के लिए उसको होता है कैलिब्रेशन फैसिलिटी। तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट आप एक एक्सरसाइज देखेंगे, इसका नाम है पूर्वी लहर। ओके, ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है। इंडियन नेवी की ईस्टर्न कमांड जो है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, उसने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, इसका नाम है पूर्वी लहर। तो पूछ सकते हैं पूर्वी लहर कहां पर है, ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है? तो याद रखिएगा, अलोंग द ईस्ट कोस्ट। मैंने अभी बताया आपको, ईस्टर्न कमांड इंडियन नेवी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। तो ऑप्शन में या तो ईस्टर्न कमांड पूछेंगे कि किसने कंडक्ट किया, या तो इंडियन नेवी आपसे ऑप्शन दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप देखिए यहां पर एक फेस्टिवल है, सीधा पूछा जाएगा फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। 34th एडिशन था सेंग खिलांग फेस्टिवल, दैट इज द फेस्टिवल ऑफ मेघालय। सीधा पूछा है कहां का फेस्टिवल है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज मेघालय। ओके, आगे आप देखिए अर्थ डे। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि अर्थ डे में जो 22 अप्रैल को था, वहां पे CSIR के हेडक्वार्टर में, याद रखिएगा, सबसे बड़ी क्या बनाई गई है, क्लॉक। अभी मैंने डिस्कस किया था, क्लाइमेटिक क्लॉक जो है वो इंस्टॉल की गई है। तो ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है गगन शक्ति 2024। अब कहेंगे गगन शक्ति क्या है? 10 दिन की एक्सरसाइज थी जो अप्रैल मंथ में हुई है, गगन शक्ति एक्सरसाइज, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है। ओके, ऑफ कोर्स अपनी कैपेबिलिटीज, प्रिपेयर्डनेस दिखाने को, और ये एक्सरसाइज हुई है कहां पर? जैसलमेर, राजस्थान में। तो पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज है जैसलमेर, जहां पर ये एक्सरसाइज राजस्थान में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, जिसको आप ट्राइलेट 24 भी कह सकते हैं। ये एक्सरसाइज में 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, जो कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी, जो कि मोजाम्बिक में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ठीक है, ये सेकेंड एडिशन था इस एक्सरसाइज का, ठीक है, जो कि 2024 में हुई, और मैंने भी आपको बताया मोजाम्बिक में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कौन सी 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट आकाश तीर। ये क्या है प्रोजेक्ट आकाश तीर? देखिए, आपने देखा होगा अभी यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, ठीक है। तो जैसे इस वॉर में हमें कुछ सीखने को मिला, जब वॉर होता है तो देखिए आपके ग्राउंड में, ठीक है, जो आर्मी लड़ती है, ठीक है, अब मान लो वो लड़ रही है और अभी दूसरी कंट्री ने क्या किया, वहां पर अपने ड्रोन छोड़े और जाके सीधे वहां बॉम्ब गिरा दिए, तो आपकी आर्मी तो बेचारी जो ग्राउंड पे लड़ रही है उसके तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो इसी को देखते हुए प्रोजेक्ट आकाश तीर लॉन्च किया गया, जो कि हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर पे देखा। ओके, तो इसमें प्रोजेक्ट आकाश तीर में क्या है, इसको डेवलप किया, पहले बता दूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, लेट अस सपोज आपकी आर्मी जो है वो लड़ रही है, ठीक है, ग्राउंड में, तो अगर इस पर याद रखिए कोई ड्रोन से अटैक या कोई मिसाइल से अटैक करेगा, तो आपका प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या करेगा? इट्स एन स्टेट ऑफ आर्ट इनिशिएटिव एनेबलिंग मॉनिटरिंग ऑफ लो लेवल एयर स्पेस, याद रखिएगा। तो अगर कोई भी अटैक करेगा तो ये उस पर तुरंत एक्टिव हो जाएगा और उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, मतलब आपकी जो आर्मी लड़ रही है उसको दिक्कत नहीं होगी, बच्चा ड्रोन से कोई अटैक कर दे। तो ये है आकाश तीर, याद रखिएगा। इंडियन आर्मी बैटल एरियाज में लो लेवल एयर स्पेस
मॉनिटर करेगा और अगर कोई मिसाइल या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो तुरंत एक्टिव हो जाएगा और आपकी आर्मी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो उस पर तुरंत, जैसे मान लो वहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च हुई, ड्रोन से अटैक हुआ, तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये उस पर क्रैश करके उसको खत्म कर देगा। तो आपकी आर्मी जो ग्राउंड बैटल में लड़ रही है उसको दिक्कत नहीं होगी। ये है प्रोजेक्ट आकाश 3, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ओके, हमारी डिफेंस में आप देखिए बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पर है? तो यार कि मुंद्रा गुजरात में है, ठीक है। और ये ओन कौन करता है? अदानी ग्रुप ओन करता है, ठीक है। ऐसे ही याद रखना आपको, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर प्लांट, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर प्लांट है जो डेवलप किया जा रहा है, वो डेवलप कर रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और ये भी याद रखिएगा कावड़ा गुजरात में जो है वो बना रहा है, ठीक है। और ये जो प्लांट है इट्स मतलब बहुत बड़ा प्लांट है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के थ्रू याद रखिए एनर्जी को बनाया जाएगा। तो अच्छा ग्रेट थिंग, अदानी आप देख सकते हैं दोनों जगह आगे है इस चीज़ों पर, क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट करता है इन प्लांट्स पे। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई। इस रैंकिंग में आपको याद रखना है इंडिया की साइड से सबसे टॉप रैंकिंग किसी भी फील्ड में वो रही है, हाईएस्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी इंडिया की साइड से रही है जेएनयू, जो कि दिल्ली में है। याद रखिए जेएनयू को 20th रैंक मिली है इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज। डेवलपमेंटल स्टडीज में 20th रैंक है। किसी भी फील्ड में सबसे ज़्यादा रैंक किसी ने हासिल की है तो वो है जेएनयू यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। सीधा पूछा गया साइबर क्राइम इंडेक्स जो ही पब्लिश हुआ है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 10th। टॉप कंट्री जो है वो रशिया रैंक 1, यूक्रेन रैंक 2 और चाइना जो है वो रैंक 3 पर है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला जो है हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इसको पब्लिश किया गया। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? इसमें इंडिया की रैंकिंग 3rd है। रैंक 1 पे यूएसए है, रैंक 2 पे चाइना है। इंडिया विद 67 यूनिकॉर्न्स, इंडिया जो है वो रैंक 3 पर है। तो रैंकिंग पूछी आएगी, यू हैव टू जस्ट मार्क द आंसर रैंक 3rd। ओके, चलिए तो ये थी सारी नेशनल करंट अफेयर्स। ओके, अब हम मूव करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर मैंने सारी चीजें कवर की है, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा बट एक बार देख लो उसके बाद आराम से चीजें आपको याद हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है जो इंपॉर्टेंट है वो है सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल, ठीक है। इसका पूरा नाम है सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल। सीधा पूछाएगा इस बिल को किसने पास किया? इस बिल को पास किया यूनाइटेड किंगडम ने। आपको पता हो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है ऋषि सुनक। ओके, और ये जो बिल है इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो एक्चुअली क्या हो रहा है आपने देखा होगा यूके में बहुत से लोग बोट के थ्रू यूके में एंटर कर जाते हैं इलीगली तरीके से, ठीक है। तो उन सबको वहाँ से हटा के यूके जो है ऐसे सारे माइग्रेंट, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, अफगानिस्तानी हो, कहीं से भी हो वो लोग, ठीक है, उनको उठा के वो रवांडा भेज रहे हैं। कौन? यूके, ऐसे लोगों को, क्योंकि ऑफकोर्स उनके यहाँ इलीगल तरीके से आप एंटर किए हो तो आपको कहाँ भेज देंगे? रवांडा भेज देंगे। अब कहीं रवांडा कहाँ है? अफ्रीका में एक कंट्री है, तो कहीं से रवांडा क्यों एक्सेप्ट करेगी ऐसे लोगों को? क्योंकि रवांडा को बदले में याद रखिए यूके जो है वो पैसे दे रहा है, ठीक है। तो मनी आपको मिलेगा, तो रवांडा को पैसे की जरूरत है, तो ऑफकोर्स वो इन माइग्रेंट्स को याद रखिएगा रिसीव करेगी। ओके, तो याद रखिएगा पूछ सकते हैं इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए यूके ने ये स्टेप उठाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है दैट इज ग्रुप ऑफ 7 G7 की बात करें तो आपको पता होगा इस बार की G7 समिट जो है वो इटली में होने वाली है। और मोदी जी की बेस्ट फ्रेंड जो है पीएम मेलोनी जी, वो याद रखिएगा वहीं पर ये इटली में होने वाली है। तो इन्होंने क्या किया है, मोदी जी को बुला लिया G7 में। G7 में मोदी मेंबर नहीं है, G7 में इंडिया मेंबर नहीं है, बट इन्होंने मोदी जी को बुलाया है, याद रखिएगा। और आउटरीच सेशन में बुलाया है। एक्चुअली क्या होता है, जिस भी कंट्री की आपको याद रखें, जिस भी कंट्री के यहाँ होस्ट होता है, जैसे लेटर सपोज इटली होस्ट है G7 का, तो वो चाहे तो नॉन G7 मेंबर्स को बुला सकता है, ठीक है। और G7 और नॉन G7 मेंबर्स की आपस में मीटिंग होती है, उसे कहते हैं याद रखिए आउटरीच सेशन। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा 13 to 15 जून के बीच में एक कॉन्फ्रेंस न्यूज में आ जाएगी G7 की। उस टाइम पर आप भी इस चीज़ को पढ़ोगे, आपको याद रखना। बट अभी से मैंने बता दिया है कि मोदी जी को इन्विटेशन आ गया है G7 के लिए। ओके, नेक्स्ट है ईरान नेवी ने कैप्चर किया इजरायली शिप। इजराइल की शिप थी जिसका नाम था MSC एरीज। ओके, इस शिप को क्या उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है याद रखिएगा, स्टेट ऑफ दैट इज
हॉर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज याद रखिएगा, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, यहीं पर वो शिप थी। यहाँ पर मैक्सिमम बता दूँ 17 क्रू मेंबर्स थे, उनमें से नहीं सॉरी 23 क्रू मेंबर्स थे, बट 17 क्रू मेंबर्स इंडियंस थे। ओके, और इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 17 इंडियन क्रू मेंबर्स थे और वो इस शिप में थे, और उनको भी पकड़ लिया है ईरान ने, क्योंकि आपको पता वो ईरान और इजराइल का इशू चल रहा है। ये शिप इजराइल की थी याद रखिएगा, बट ईरान ने इसको कैप्चर कर लिया है। इसमें एक वुमेन थी जिसको रिलीज भी कर दिया है ईरान ने। ओके, इंडियन जो थी। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होगा, ईरान ने अटैक कर दिया था इजराइल पर, ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम ईरान ने क्या रखा था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ईरान ने जो लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अगेंस्ट इजराइल, जहां उसने बहुत सारे अटैक्स, मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल में फायर की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नासा ने कंफर्म कर दिया ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन। ठीक है, ये मिशन किसका, नासा का है। किस लिए, सैटर्न के मून टाइटन के लिए। ठीक है, और कब लॉन्च करेगा, 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है किंग चार्ल्स 3 की मैं बात करता हूं, जो यूके के किंग हैं। ठीक है, ये आपको अगर देख सकते हैं, इन्होंने अपनी नोट पे इमेज इनकी आ गई है, तो याद रखिएगा, ही इज अ मोनार्क एंड डिपिक्टेड ऑन द यूके बैंक नोट्स विच विल को सर्कुलेट। याद रखिएगा, सर्कुलेट 5 जून से को सर्कुलेट होना भी चालू हो जाएंगे। तो पूछ सकते हैं किस किंग की अभी यूके में या उनकी बैंक नोट में उनकी इमेज आई है, तो आंसर वुड बी किंग चार्ल्स 3। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बेंडिक्सन आपको दिख रहे हैं, ये अभी रिसेंटली आइसलैंड के, याद रखिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप मेंशन कर दीजिएगा, आइसलैंड के नए पीएम बने हैं। ठीक है, तो बेंडिक्सन जो इमेज में आपको दिखाता हूँ, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड। ओके, आगे अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पेटर पेलेग्रिनी है, ये अभी प्रेसिडेंट बने हैं स्लोवाकिया आपको पता होगा यूरोप की कंट्री है, वहां के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, दुबई जो है, दुबई कंस्ट्रक्ट करा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ओके, जिसका नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूएई में होगा, ऑफकोर्स दुबई में होगा। ओके, और लार्जेस्ट होगा, करीबन 400 गेट्स होंगे इस एयरपोर्ट में, है ना। 260 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली यहाँ पर आएंगे। ओके, 5 रनवेज होंगे, बहुत कुछ याद रखिएगा इसमें होगा। जस्ट रिमेंबर कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वो दुबई बना रहा है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इराक पार्लियामेंट ने याद रखिएगा क्रिमिनलाइज कर दिया है किसको, सेम सेक्स रिलेशनशिप को। सेम सेक्स अगर आपका रिलेशनशिप है तो इराक पर आपको 15 साल तक की सजा हो सकती है, याद रखिएगा। तो किस कंट्री ने पास किया है, इराक ने पास किया है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है पहला इंटरनेशनल, और देखिए एक जगह आप देख रहे हैं सेम सेक्स को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, और यहां पे देखिए फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हो रही है 2024 की, जो कि नेपाल में हो रही है, जिसका एजेंडा क्या है, एलजीबीटी फ्रेंडली टूरिज्म डेजिग्नेशन, मतलब एलजीबीटी का फ्रेंडली टूरिज्म डेजिग्नेशन होना चाहिए, वो घूमे अपना। तो ये देखिए ये कह रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं एक साइड एलजीबीटी को। ईरान में आप इराक में मैंने अभी आपको बताया वहां पे स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया जा रहा है। तो देखिए अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ल्ड में आपको सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। ओके, ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 जो कि अभी बार्सिलोना स्पेन में हुई, याद रखिए कहां पर हुई, बार्सिलोना स्पेन में। ओके, नेक्स्ट, इंडियन एम्बेसी जो कुवैत में है, उसने अनाउंस किया है कि पहली बार फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो कुवैत में स्टार्ट होगा, जिससे कि ऑफ कोर्स इंडिया और कुवैत के रिलेशंस बेटर होंगे। ओके, नेक्स्ट, जो हमारे आर्मी के चीफ है मनोज पांडे जी, ओके, उन्होंने अभी रिसेंटली हाईटेक आईटी लैब जो है वो इनॉग्रेट की है, कहां पर, एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज उज्बेकिस्तान में उन्होंने रिसेंटली इस चीज को इनॉग्रेट किया है। तो इंपॉर्टेंट रहता है, हम देखिए उज्बेकिस्तान से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट है रोमानिया ने वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेजर को रिवील किया है, और बता दूं ये उन्होंने रिवील किया ऑन द, जो उनके ऑलरेडी जिस पर नोबेल प्राइज मिल चुका है, ऑन द ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन ऑफ नोबेल फिजिक्स प्राइज विनर, जिनका नाम याद रखिएगा, एक का नाम है याद रखिएगा, दैट इज जेरार्ड, और दूसरा डोना। जेरार्ड और डोना जो हैं उनकी डिस्कवरी पे इनको 2018 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, और इन्हीं की इन्वेंशन पर याद रखिए वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर जो है रोमानिया ने अनवील किया। रोमानिया कंट्री कहां पर है, ये भी कहां पर है, यूरोप पे है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, नाइजीरिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, बड़ी बात है, नाइजीरिया अफ्रीका की कंट्री, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, टू रोल आउट न्यू मेनिंजाइटिस वैक्सीन। तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस वैक्सीन बनाने वाली कंट्री जो बनी है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वो बनी है नाइजीरिया, और या इसका नाम है MEN5CV वैक्सीन, ये नाम है। ओके, और मेनिंजाइटिस अगर मैं बीमारी की बात करूं तो याद रखिएगा जो आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, उसी को कहते हैं, याद रखिएगा मेनिंजाइटिस। इसमें आपको हेडेक, कफिंग, ये सब चीज़ों की सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए पहली कंट्री से वैक्सीन लॉन्च किया वो है नाइजीरिया, जो
जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ओके, नेक्स्ट 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 जो कि हो रही है अबू धाबी में। कहां हो रही है? अबू धाबी में हो रही है, याद रखना है। और इसको यूएई की एक प्रोमिनेंट क्लीन एनर्जी कंपनी है जिसका नाम है मजदार। क्या नाम है? मजदार, जो इस कॉन्फ्रेंस को कराया जिसने 16 और 18 अप्रैल तक, याद रखिएगा, अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में ये कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो पूछ सकते हैं आपसे कि 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 कहां हुई? तो आंसर वुड बी अबू धाबी, दैट इज एट ऑफ कोर्स यूएई। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट आते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, याद रखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अभी रिसेंटली रैंकिंग रिलीज की है बिजिएस्ट पोर्ट की। इसमें याद रखिए दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 10th बिजिएस्ट पोर्ट है इन द वर्ल्ड। याद रखिएगा, कभी दिल्ली एयरपोर्ट जाना पहले से चल जाना, 2 घंटे नहीं 3 घंटे पहले चल जाना, बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पर, बहुत बिजी पोर्ट है। तो 10th वर्ल्ड में रैंकिंग है इसकी। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ट्राइलेटरल समिट मीटिंग हुई है जो कि न्यूयॉर्क में कराई गई है और न्यूयॉर्क बोला, वॉशिंगटन डीसी में हुई है, दैट इज एट यूएसए में। और इसमें 3 जो कंट्री पार्टिसिपेट किए वो यूएस, जापान और फिलीपींस। अब आप कहेंगे सर इंडिया ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए एक्चुअली ये जो है ये समिट एक तरीके से, आप देखिए मेंबर्स कौन है, यूएस है, जापान और फिलीपींस है। और ये चाइना के जो आप देखते हैं ना, चाइना हर जगह अपना हाथ पैर मारता रहता है चाहे कोई भी एरियाज हो, तो उसी को काउंटर करने के लिए आप देख सकते हैं ट्राइलेटरल समिट की गई है। मेरे ख्याल से इंडिया को भी बुला सकते थे वो, बट अभी इंडिया को उन्होंने नहीं बुलाया क्योंकि इसमें देखा है जो वाटर एरियाज हैं, याद रखिए, वहां पर उन कंट्रीज को बुलाया गया क्योंकि वहां पर चाइना जिस तरह एग्रेसिवली वो अपना पार्ट बता रही है, उसी को देखते हुए ये सबमिट की गई है। ओके, नेक्स्ट आता है स्पेशल 301 रिपोर्ट। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए की रिपोर्ट है, पहले तो ये याद रखना, ठीक है। इसमें यूएसए क्या करता है, जो कंट्रीज के आईपी का प्रोटेक्शन सबसे वीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है उसका प्रोटेक्शन वीक है, जहां पेटेंट, कॉपीराइट ये सब बहुत ईजिली वॉयलेट होते हैं, ठीक है, तो उनको वो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज में रख देता है। और यहां पर अभी उसने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में कंट्री में कर दिया है क्योंकि आपको पता है इंडिया में आईपी प्रोटेक्शन सही में बहुत ज़्यादा वीक है। ओके, कॉपीराइट, पेटेंट बहुत इजीली कॉपी कर लेते हो आप चीज़ों को। ओके, तो उन्होंने ये स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है वो यूएसए की है, आपको याद रखना है। और इंडिया को अभी याद रखिएगा वॉच लिस्ट कंट्रीज में रख दिया, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्रीज में रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है चाइना का अभी एक मिशन था शेंजाओ 18 मिशन, जहां पर उन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा है। कहां पर, याद रखिएगा, टैंगोंग स्पेस स्टेशन में भेजा है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं आपसे कि ये मिशन किसका है, तो चाइना का है। वहां पर उसके रिपेयर के लिए 6 मंथ टेन्योर रहेगा, वहां स्पेस स्टेशन मेंटेनेंस, साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये चाइना ने भेजा है। ओके, नेक्स्ट है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस 2024, जो कि टाइगर्स के हैबिटेट को बचाने के लिए कुछ फंड्स इकट्ठा करने के लिए कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कॉन्फ्रेंस हुई है भूटान में और ये हुई है अर्थ डे के दिन, दैट इज 22 अप्रैल को ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रबोवो सुबियांतो, ये अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी बट अभी रिसेंटली ये अपॉइंट हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह। ये कुवैत के, याद है कुवैत की कैपिटल क्या है, कुवैत सिटी, ये उसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्रिस्टलिना जॉर्जिविया, याद रखिएगा जॉर्जिवा, ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, याद रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर वापस रीअपॉइंट हो गई हैं। ओके, ये उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। नेक्स्ट सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है ली लूंग, याद रखिए ली लूंग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने बोला 15 मई को वो फाइनली प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर देंगे और नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जिनका नाम है लॉरेंस वुंग। तो लॉरेंस वुंग जो है नए प्राइम मिनिस्टर होंगे सिंगापुर के, तो इसलिए अभी रिसेंटली न्यूज़ में था इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, साइमन हैरिस बन गए हैं आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम, तो यार कि आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम साइमन हैरिस। अब्देल फतेह अल सीसी, याद रखिए, 3rd टाइम बन गए इजिप्ट के प्रेसिडेंट, याद रखिएगा इजिप्ट के प्रेसिडेंट 3rd टाइम ये बने हैं। ओके, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करूं तो ये न्यूज़ में ज़्यादा है, इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि तुलुका ये कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पर बहुत अपोजिशन देखने को मिल रहा था, तो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इनका नाम है तुलुका। ओके, तो याद रखिए इनका शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ, तुलुका ये उनकी इमेज है। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा यूके ने फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर अपॉइंट किया इंडिया में, यूके फर्स्ट हाई वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया, मतलब यूके ने पहली बार कोई वुमेन को हाई कमिश्नर अपॉइंट किया, उसका नाम है लिंडी कैमरॉन। ओके, तो लिंडी कैमरॉन बनी है इंडिया में यूके की तरफ से पहली वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। ओके, नेक्स्ट जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस किया है जिग, आप कहेंगे सर जिग क्या है, अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री ने अभी गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च की है, तो आंसर भी जिम्बाब्वे। उसका नाम क्या है, तो आंसर जिम्बाब्वे से जिग आप याद कर सकते हो। ओके,
है ना। नेक्स्ट है डस्टलिक 2024 एक्सरसाइज, ये क्या है? इट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और उज्बेकिस्तान, जिसका भी 5th एडिशन 2024 की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, जो कि उज्बेकिस्तान में तरमेज डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट की गई है। तो यार ये तरमेज डिस्ट्रिक्ट में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है सी डोम। सी डोम क्या है? जैसे आपने आयरन डोम सुना होगा, आयरन डोम क्या करता है? अगर आपने, आयरन डोम इजराइल का है, ठीक है, अगर आपने इजराइल पे अटैक किया, इजराइल के लैंड में अटैक किया, तो आयरन डोम क्या करेगा? पहले से रिएक्ट कर जाएगा कि हम पे मिसाइल्स फायर की गई और यहां से काउंटर मिसाइल्स फायर कर देगा और इस लैंड को बचा लेगा। ये है आयरन डोम जो कि इजराइल के पास है। और इजराइल के पास एक और है, दैट इज सी डोम। ये क्या है? ये नेवल वर्जन है। अगर आपने समुद्र में उसके आसपास कहीं भी अटैक किया तो समुद्र से याद रखिएगा मिसाइल्स फायर होंगी, और आयरन डोम में लैंड से वो बचा रहा था इसको। ये नेवल, याद रखिएगा, नेवल से मतलब नेवल वर्जन है किसका? आयरन डोम का ही नेवल वर्जन को आप कह रहे हैं सी डोम, याद रखिएगा। और ये शील्ड है एक तरीके से, रॉकेट और मिसाइल अटैक्स जो होते हैं उसके लिए शील्ड है। इट्स अ नेवल वर्जन, जबकि आयरन डोम लैंड से बचाता है आपको, ये सी से ही बचा लेगा। तो ये दोनों वर्जन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इजराइल में इतने लोग अटैक करते रहते हैं, तो इजराइल ने ये सब प्रोटेक्शन बना रखे हैं। ओके, है ना। नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट्स में, जो कि अभी अपॉइंटमेंट्स हुई है। नेशनल अपॉइंटमेंट्स की मैं बात करता हूँ, करंट अफेयर्स 2024 की, जो अप्रैल मंथ की है। ओके, सबसे पहले है नरसिंह यादव, जो कि अपॉइंट हुए हैं रेसलिंग फेडरेशन इंडिया के एथलेटिक कमीशन के चेयरपर्सन, जिनका नाम है नरसिंह यादव, याद रखिएगा। रेसलर हैं, उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट है रवि शंकर। रवि शंकर कौन है? ये एक्चुअली डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के, अब इनको वापस 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, तो ये आरबीआई के वापस डेप्यूटी गवर्नर है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आरबीआई के गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? क्योंकि अभी इनको एक्सटेंशन मिल गया, तो यही आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फॉर 2020 वर्ल्ड कप। आपको पता होगा 2020 मेंस 2020 वर्ल्ड कप जो है वो यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जाने वाला है, और 3 इसके ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं। एक है युवराज सिंह, एक है आपके क्रिस गेल, और एक है 8 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट जिनका नाम है हुसैन बोल्ट। तो 3 लोग हैं जो ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है एक्सिस बैंक ने रीअपॉइंट कर दिया अमिताभ चौधरी को एज अ एमडी एंड सीईओ फॉर 3 years मोर। तो 3 साल के लिए वापस, याद रखिएगा, अमिताभ चौधरी एमडी और सीईओ बन गए हैं एक्सिस बैंक के। ओके, नेक्स्ट है नाइमा खातून। आप यहां पर देखिए, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, क्योंकि ये बन गई है पहली वुमेन, है ना, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली बार कोई फीमेल जो है वो वाइस चांसलर बनी है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया की गीता सब्रवाल है, ये न्यूज में है क्योंकि ये बन गई हैं यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की एक टॉप पोस्ट यूएन के द्वारा, याद रखिएगा, जो इंडियन बनी है गीता सब्रवाल, तो ये आ सकता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है नलिन प्रभात, जो है अभी याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए नलिन प्रभात। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं, याद रखिएगा नेवल, अगर मैं इंडियन नेवी की बात करूं, उसके नए चीफ अपॉइंट हुए, इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो डीके त्रिपाठी जी जो हैं नेवल के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है जगजीत पावड़िया, याद रखिए जगजीत पावड़िया क्या अपॉइंट हुए? री इलेक्ट हुई हैं इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की, याद रखिएगा, मेंबर अपॉइंट हुई हैं। तो पूछ सकते हैं इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की मेंबर कौन अपॉइंट हुई हैं? तो जगजीत पावड़िया जो हैं, आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ये अपॉइंट हुई है आईएनसीबी की। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी, नाम है तरुण बजाज, ये अभी हेड कर रहे हैं यूएस इंडिया टैक्स फोरम को। तो पूछ सकते हैं यूएस इंडिया टैक्स फोरम को कौन हेड कर रहा है? तो आंसर है तरुण बजाज। फॉर्मर जज है, इनका नाम है नाजमी वजीरी। ओके, इनको ग्रीन जज भी बोला जाता है, अब तो रिटायर्ड हो गए, बट अभी इनको एक कमिटी का हेड बनाया गया है फॉर दिल्ली फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। दिल्ली के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए इनको, याद रखिएगा, अभी हेड बनाया गया है। ठीक है, और ये वैसे भी ग्रीन जज के नाम से फेमस है, उन्होंने बहुत वर्क किया है दिल्ली में ग्रीनरी के लिए। ओके, नेक्स्ट है मनीष शाह, ये अपॉइंट हुए चेयरमैन एनसीडीएफआई का, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेली फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, याद रखिएगा, मनीष शाह जो हैं वो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट राकेश मोहन। राकेश मोहन कौन है? ही हैज बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल। तो वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल में राकेश मोहन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं तो सिट्रन, आपको पता होगा, एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, जो कि कार मेकिंग कंपनी है। इन्होंने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, और वो अपॉइंट किया इन्होंने एमएस धोनी को, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेस इंडिया ने संजना सांगी जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। संजना सांगी आपने देखा होगा, जो हमारे एक्टर थे जिनकी डेथ हो गई, आपने सुना होगा,
राजपूत, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उनके साथ इनकी लास्ट मूवी भी आई थी, ओके, उनकी तो अब डेथ हो, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इनकी उनके साथ मूवी भी आई, सुशांत सिंह राजपूत, ओके। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ संजना संघी, आपने शायद देखा होगा मूवी, है ना। तो वो उनकी लास्ट मूवी थी, वो इनके साथ ही आई थी और इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है, स्पेस इंडिया की तरफ से, ओके। नेक्स्ट है एसोचैम की मैं बात करता हूँ, फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि एक ट्रेड, एक इंडस्ट्री चैम्बर का एक ग्रुप है, ठीक है। और इसके अभी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, वो हैं संजय नायर। तो यार देखिए, संजय नायर जो हैं वो अपॉइंट हुए एज अ प्रेसिडेंट, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं शेफाली शरण की, ओके। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। तो याद रखिएगा, शेफाली शरण अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी। तो पीआईबी की अपॉइंट हुई हैं, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थी, अब मैं आता हूँ स्पोर्ट्स पे। देख सकते हैं मैं सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, एक बार लेक्चर देखना है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी तो देखने में क्या जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, और याद रखिएगा सारी चीज़ें आपको मिल भी कहाँ जाएंगी, इस बुकलेट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करो, सारी इसका पीडीएफ लो, जाके प्रिंट आउट करो और पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम से पहले सारे मार्क्स आ जाएंगे। हर चीज़ A to Z कवर करता हूँ मैं चीज़ों में, ओके। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स में बढ़ते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024, आपको पता है ये वर्ल्ड कप चल रहा है। ये वर्ल्ड कप मैं बताऊँ अभी 4 फेजेस में होगा, ठीक है। अभी 23 से 28 अप्रैल फर्स्ट फेज हुआ, जो कि शंघाई चाइना में, फिर मई में आप देखेंगे साउथ कोरिया में होगा, जून में टर्की में, और फाइनल फेज अक्टूबर मैक्सिको में होगा। तो अभी फर्स्ट फेज हो गया। ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि याद रखिएगा हमारी ज्योति सुरेखा जो है, इन्होंने हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल जीता आर्चरी वर्ल्ड कप जो शंघाई में चल रहा था। प्लस 14 साल बाद इंडियन मेंस रिकर्व टीम ने, याद रखिएगा, उन्होंने भी गोल्ड जीता, तो वो भी न्यूज़ में आ गए, ठीक है, कि उन्होंने भी गोल्ड जीत लिया, 14 साल बाद ऐसा जीता है। दैट इज वाई दिस आर्चरी वर्ल्ड कप न्यूज़ में है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो फेजेस इसके चल रहे हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2024, ये चैंपियनशिप हो रही थी चाइना में, ठीक है। मेंस सिंगल में इसको जीत लिया है, इंडोनेशिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं जोनाथन क्रिस्टी, उन्होंने जीता है। और वुमेन सिंगल याद रखिए चाइना की हैं वांग जी यी, उन्होंने चाइना की है, वो वुमेन सिंगल जीता है। तो इंडिया ने तो नहीं जीता है, तो नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सीसीआई बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल 2024। बिलियर्ड्स का नाम पूछो, मैं आंसर लगाता हूं पंकज आडवाणी, ये इन्होंने ही जीता है, ज्यादातर यही टाइटल जीतते हैं हमारे, ठीक है। मध्य प्रदेश की टॉप पैरा कैनोअर है जिनका नाम है प्राची यादव, और ये इन्होंने अभी 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, किसमें, एसीसी पैरा कैनोई एशियन चैंपियनशिप 2024 में, जो कि टोक्यो जापान में हो रहा है, ठीक है। और आपने ये शायद देखा भी होगा, दैट इज व्हाट इज दिस पैरा कैनोई, ठीक है, जहां पर पानी पे पतली सी बोट रहती है, उसको चलाते हैं, ओके। उसके लिए प्राची यादव मध्य प्रदेश से, यही बता दो मैं, शी बिलोंग टू मध्य प्रदेश, ग्वालियर से हैं, इन्होंने 2 गोल्ड हमको जिताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट टाइटल 2024। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका जो डबल्स था वो हमारे एक इंडियन ने जीता है, जिसका नाम है यूकी बामरी, उनके साथ साथ उनके फ्रेंच पार्टनर थे अल्बानो, उन्होंने मिलके 2024 BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो टाइटल है वो उन्होंने जीता है डबल्स में, ओके। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडियन पर्सनैलिटी ने जीता है, ओके। नेक्स्ट इंडियन रेसलिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024, ठीक है। ये हो कहाँ रहा था, ये हो रहा था थाईलैंड में फुकेट में, ये जो इवेंट हो रहा था। यहां पर याद रखिएगा बिंद्रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिरयानी दैट इज किसने जीता है, याद रखिए बिंद्रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, और ये देवी जी जो है फर्स्ट इंडियन बन गई है टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप इन 55 kg इवेंट। और ये इवेंट कहां हो रहा था, ये इवेंट हो रहा था फुकेट, दैट इज एट थाईलैंड, ओके। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 21st एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप ये अभी हो रही थी, कहाँ हो रही थी, दुबई में हो रही थी। इसमें एक तरीके से क्वालिफिकेशन हुई थी किस चीज़ के लिए, वर्ल्ड कप अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि आगे 2024 में होने वाली है। मैं आपको बता दूं अगस्त में ये होगी पेरू में, लीमा जो कैपिटल है पेरू की, वहां पर ये होगी। तो उसी की एक तरीके से क्वालिफिकेशन सी आप इसमें कह सकते हैं हो रही थी। तो दोनों देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक एशियन है एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड वाले का आने के चांसेस ज़्यादा है, याद रखिएगा ये लीमा पेरू में होगी, ओके। नेक्स्ट है सना मीर की बात करता हूँ, पाकिस्तान की वुमेन प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, ओके। अब तो रिटायर्ड हो गई हैं। ये सना मीर अभी न्यूज़ में क्यों है, इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि आपको पता होगा मेंस का जो वर्ल्ड कप है वो तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है 2020 का, वुमेन्स का जो 2020 वर्ल्ड कप है वो होने वाला है, मैं बता दूं आपको सितंबर अक्टूबर में बांग्लादेश में, ओके। और अभी उसके क्वालिफायर्स चल रहे हैं, ठीक है। और उस क्वालिफायर्स की जो एम्बेसडर बनी है वो बनी है सना मीर, ओके। तो सना मीर क्वालिफायर्स की एम्बेसडर बनी है वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2020, ओके। नेक्स्ट सौरभ घोषाल की बात करता हूं, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है, याद रखिएगा ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, ये स्क्वैश
जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर एक डेयरी ब्रांड देख रहे होंगे, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का नाम है नंदिनी। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, ये नंदिनी इस बार 2020 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड के स्पॉन्सर बन गई है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ये नंदिनी का दूध का उन्हें टैग लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने उनको स्पॉन्सर किया है। ओके, नेक्स्ट है रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन है, याद रखिए वर्स्टैपेन है, मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। क्या जीती है? चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो पूछा सकता है चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024, इवन जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 भी इन्होंने जीती है। तो आसान है याद करना, मैक्स वर्स्टैपेन जो है, दोनों इवेंट इस अप्रैल में हुआ है और दोनों इवेंट इन्होंने जीता है, चाहे वो चाइनीज हो चाहे वो जापानीज हो। ओके, नेक्स्ट है FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। ओके, ये टूर्नामेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसको जीता जिसने, वो यंगेस्ट पर्सन है, डी कुरकेश ने जीता जो कि इंडियन है। 17 साल की उम्र में उन्होंने जीत लिया। ही बिकेम द यंगेस्ट, ही क्रिएटेड हिस्ट्री। दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने हिस्ट्री बना दी है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और ये इंडियन, सेकेंड इंडियन है जिन्होंने जीता है, बट यंगेस्ट है इन द वर्ल्ड। ओके, एट द एज ऑफ 17। इनके साथ साथ जिस इंडियन ने जीता है वो विश्वनाथ आनंद है, बट ये सेकेंड इंडियन बने, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यंगेस्ट बने हैं। एट द एज ऑफ 17 इन्होंने टूर्नामेंट को जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट है तक्षवी वाघनी। ओके, तक्षवी वाघनी जो है आप यहां पर देख सकते हैं ये क्या एक्टिविटी कर रही हैं। ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फॉर द लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग ओवर 25 मीटर। लिम्बो स्केटिंग ओवर 25 मीटर तक, याद रखिएगा, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, इसलिए न्यूज में है। तो पूछ सकते हैं तक्षवी वाघनी इज इन न्यूज, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या किस एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल मिर की मैं बात करता हूं। शी हैज बीन द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक्स जूरी। याद रखिएगा, तो पहली इंडियन वुमेन ऑन द पेरिस ओलंपिक्स जूरी, उसका नाम क्या? सीधा पूछा है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, बिल्किस मिर। तो सीधा पूछाएगा कौन है, तो आंसर है बिल्किस मिर। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो अभी रिसेंटली हुई 2023-2024 में, मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, दोनों ही टाइटल महाराष्ट्र ने जीत लिया है। तो महाराष्ट्र की टीम ने दोनों टाइटल जीत लिए खो खो में। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मियामी ओपन 2024। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मेंस डबल में यहां पर भी किसी एक इंडिया ने जीत लिया। टेनिस टूर्नामेंट है, रोहन बोपाना जो इंडिया से हैं और मैथ्यू एब्डन जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन दोनों ने मिलकर, याद रखिएगा, मियामी ओपन 2024 का मेंस डबल जीता है। ओके, और ओल्डेस्ट पर्सन बन गए हैं हमारे ये पर्सन रोहन बोपाना जिन्होंने ये इवेंट जीता है। दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब एज कोई क्राइटेरिया नहीं होती, अगर आप मेहनत करते रहो तो आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया के अवार्ड हुए 2023 में, और देख सकते हैं हार्दिक सिंह जो मेंस का, याद रखिएगा, मेन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर बने हॉकी में, और वुमेन कैटेगरी में सलीमा टेटे जो हैं वो बनी है। तो याद है कि हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे जो हैं वो मेंस और वुमेन्स का उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है। ओके, हॉकी में। ओके, नेक्स्ट है IPL का हाईएस्ट टीम टोटल। देखो आज कोई भरोसा नहीं, IPL अभी अप्रैल मंथ का, अभी तक का IPL का हिस्ट्री का IPL टोटल इस साल बनाया गया है, वो है SRH से बनाया 287 रन इन 20 ओवर्स अगेंस्ट RCB, और RCB ने भी रिटर्न में 262 रन बना दिए थे। बहुत रन बने थे उस दिन। ये मैच हो रहा था बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। ओके, और अब हो सकता है रिकॉर्ड भी टूट जाए क्योंकि लोग कह रहे हैं 300 बनने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है जिस तरह RCB फॉर्म में आ गई है दोबारा, ठीक है, जाते जाते तो फॉर्म में आ गई, मजे तो दे ही रही है, तो लग रहा है अब RCB इस जो 287 है इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है पिछले मैच को देखते हुए, और 300 रन का जो टारगेट है वो RCB बना सकती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइए कौन सी टीम 300 रन बना सकती है IPL में। ओके, नेक्स्ट है नेशनल कैरम टाइटल 2024 जो कि मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। ये टाइटल अगर वुमेन कैटेगरी में देखेंगे तो इसको जीता है रश्मि कुमारी ने, और मेन कैटेगरी में देखेंगे तो श्रीनिवास जी ने इसको जीता है। तो श्रीनिवास जी का 4th टाइटल था और रश्मि कुमारी जी का 12th टाइटल था। तो कैरम मतलब यही लोग जीत रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि कजाकिस्तान बिश्केक में हो रही थी, जो बिश्केक में हो रही थी, कजाकिस्तान जो उसकी कैपिटल है। ये इवेंट 11 से 16 अप्रैल तक चला। रैंक 1 पे जापान रहा, और इंडिया की रैंक 9 है, और मेडल भी इंडिया ने 9 ही जीते हैं। इंडिया ने एक भी गोल्ड नहीं जीता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने गोल्ड जीता है। इंडिया ने 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, तो इंडिया के 9 मेडल्स और इंडिया की रैंक भी 9, जबकि रैंक 1 पे कौन है, दैट इज जापान। ओके, नेक्स्ट सुमित नागल की बात करें तो याद है कि टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने भी माइलस्टोन अचीव कर लिया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन ATP मास्टर्स 1000 मैच ऑन क्ले कोर्ट एट रोलेक्स
मॉन्टी कार्लो मास्टर्स 2024। तो सीधा पूछा आएगा किसने जीता है, तो आंसर वुड बी सुमित नागल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर हैं, पूछ सकते हैं आपसे। मैंने अभी आपको बताया जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 भी किसने जीती है, याद रखिएगा वही रेड बुल के ड्राइवर क्या है मैक्स वर्स्टैपेन। अभी मैंने आपको बताया इन्होंने ही जीती है, चाहे चाइनीज हो चाहे जापानीज हो, दोनों ही इवेंट इन्होंने ही जीता है। ओके तो ये थे हमारी सारी, आपको देखे मैंने आपको सारे स्पोर्ट्स बताए। अब हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखते हैं। आप कहेंगे सर लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, अरे इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि हर चीज़ कवर कर दी है यार, एक बार गो थ्रू कर लो, आपको उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, व्हाट्सएप करो, बुकलेट हासिल कर लो। ओके नेक्स्ट है अवार्ड्स की मैं बात करता हूं, अवार्ड्स किस किस को मिले हैं। तो अवार्ड आप देखिए, एक है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024। ओके ये अवार्ड क्या है, ये अवार्ड अभी एक प्राइज है जो कि बहुत न्यूज में चल रहा है। ओके इसमें एशिया कैटेगरी में इंडिया को मिला है ये अवार्ड, और ये मिला आलोक शुक्ला जी को। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये एनवायरमेंट के लिए वर्क किया। एक्चुअली ये अलग अलग रीजन्स के लिए अवार्ड दिया था, मतलब अफ्रीका के लिए अलग, एशिया के लिए अलग, यूरोप के लिए अलग, आइलैंड्स और आइलैंड नेशंस के लिए अलग, नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग, और साउथ और सेंट्रल अमेरिका के लिए अलग। तो एशिया की तरफ से आलोक शुक्ला जी हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। याद रखिएगा हसदेव अरंद फॉरेस्ट जो है, जो कि लंग्स है छत्तीसगढ़ का, उस फॉरेस्ट के लिए याद रखिए उसको सेफगार्ड करने के लिए आलोक शुक्ला जी ने वर्क किया, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ओके नेक्स्ट है पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा अवार्ड है, ये बहुत फेमस कथक डांसर रहे हैं, अगर आपको आइडिया हो तो याद रखिए लच्छू महाराज जी, इनका अवार्ड जो है याद रखिए 2014 में लास्ट टाइम दिया गया था, उसके बाद ये अवार्ड दिया ही नहीं गया। तो इस बार डिसाइड किया गया है कि पिछले सालों के 15, 16, 17 सबके ये अवार्ड देंगे। इस बार ये 10 पर्सनैलिटीज को याद रखिएगा रिस्पेक्टिव ईयर्स के सारे अवार्ड ये देने वाले हैं। ओके और ये अवार्ड जो है वो 31 अगस्त को मिलेगा, और जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा। और याद रखिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, देखिए इतने सारे अवार्ड मिलने वाले हैं। मैं 2018 का हेमा मालिनी को दिया जाएगा, देखिए 14 से दिया ही नहीं गया, तो 15, 16, 17, 18, 19, फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 18 हो गया, आई थिंक ये कहाँ तक पहुँच गया, पर 18, 19, ठीक है, फिर वही वापस रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है, 21, 22, 23, 24 ऐसे करके ये अवार्ड दिया जाएगा। टोटल 10 पर्सनैलिटीज को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है, कि कितने लोग को मिल रहा है। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो देख सकते हैं। तो ये जो अवार्ड है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, ये वो नहीं है 20 में, तो मैं आपको बता दूं अवार्ड दिया ही नहीं गया था क्योंकि कोविड की वजह से। तो टोटल 10 पर्सनैलिटीज को अवार्ड मिलेगा। इसमें देखिए एक हेमा मालिनी जी हैं, आई थिंक इनको आप सब लोग जानते होंगे। ये अवार्ड की नाम नहीं पूछेंगे किस किस को मिला है, अभी देख सकते हैं पंडित राजेंद्र गंगनी जो है 2024 का उनको दिया जा रहा है। तो मेरा नहीं मानना वो आपसे पूछेंगे, बस ये पूछ सकते हैं कितने लोग को इस बार अवार्ड दिया जा रहा है, तो आंसर 10 पर्सनैलिटीज। ओके नेक्स्ट है जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड 2024। ये अवार्ड मिला इसरो को फॉर ए सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ से ये अवार्ड मिलता है, और ये हमारी इसरो की टीम को चंद्रयान 3 के लिए दिया गया है। ओके नेक्स्ट है इंडिया टुडे की ग्रुप की AI एंकर, इनका मैं सना, और इन्होंने अवार्ड जीता है ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 में इन्होंने अवार्ड जीता है। और मैं बता दूं ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सना, क्योंकि इंडिया टुडे की जो AI एंकर है सना, ठीक है, याद रखिएगा इंडिया की पहली AI एंकर थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली AI एंकर है, जिसको 2023 में लॉन्च किया गया था, और इन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। तो याद रखिए ही विंस ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 में इनको अवार्ड मिला है, तो इसलिए ये AI सना एंकर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, और ये मेंस कैटेगरी में मिला है मेरे फेवरेट टेनिस प्लेयर जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। ओके और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है, याद रखिए बोनामाती। ओके तो ये बड़ी फेमस वुमेन है, ओके फुटबॉल प्लेयर है, ओके इनको ये बनी है। और टेनिस प्लेयर के याद रखिएगा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। ओके नेक्स्ट पे बात करता हूँ लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। देख सकते हैं आप इसको, अगर नेट में सर्च करेंगे तो 2 पर्सनालिटीज को ये अवार्ड दिया गया है। एक दिया रणदीप हुड्डा जी को ये अवार्ड मिला है, ओके है ना, उनकी मूवी आप देखिए कि वीर सावरकर जो है वो मूवी आई, तो उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है। दूसरा याद रखिए अमिताभ बच्चन है, उनको भी लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। तो 2 लोग को दिया गया है, आप देख सकते हैं रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। ओके हाँ नेक्स्ट है मोहम्मद सलीम को मिला है अवार्ड किस चीज़ का, वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का, ठीक है। आप यहाँ पर उसकी फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर जो इजराइल ने अटैक किया था गाजा पर, ओके, जिसपे पैलेस्टीन की आप देख सकते हैं एक वुमेन है, ठीक है, और वो अपने बच्चे को 5 साल की उसकी डेथ हो गई है, उसको गले लगा के बैठी हुई है। इस फोटो को क्लिक करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके नेक्स्ट है पी सुब्बाराव, इनको अवार्ड मिला है आर्यभट्टा अवार्ड फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स कॉन्ट्रीब्यूशन। याद रखिए एस्ट्रोनॉटिक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखिए आर्यभट्टा अवार्ड जो है याद रखिए पी सुब्बाराव को दिया गया है, ये उनकी इमेज है पी सुब्बाराव। ओके
नेक्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2024। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2024 जो है स्काईट्रैक्स की वजह से, याद स्काईट्रैक्स की तरफ से दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट बना है, याद रखिएगा, दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जबकि GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको मिला है बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024। तो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 याद रखिएगा हैदराबाद के एयरपोर्ट को मिला, और ओवरऑल बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो याद रखिएगा किसको मिला है, दैट इज हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है कन्नड़ की पोएट है ममता जी सागर, इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024। ये अवार्ड जो है याद रखिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स जो है उन्होंने ये अवार्ड प्रोवाइड किया, कन्नड़ की हैं, याद रखिए कन्नड़ राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट जैन आचार्य लोकेश मुनि जो है उनको अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलंटियर अवार्ड मिला है, अमेरिकन प्रेसिडेंटल वॉलंटियर अवार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ लास्ट सेक्शन में हम आ गए हैं अपने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स कौन कौन सी रही उनको डिस्कस कर लेते हैं इस अप्रैल मंथ की। पहली है नेशनल मैरीटाइम डे 2024, 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल हैंडमेड डे 2024, ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार वो दिन था 6 अप्रैल। ओके, तो 6 अप्रैल को सेलिब्रेट नहीं किया था, याद रखिएगा फर्स्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, तो जो भी डेट आएगी, तो इस बार 6 अप्रैल को था। थीम था बाय अ हैंडमेड प्रोडक्ट, इस बार की सिंपल सी थीम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे 2024, ये 7 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया और थीम थी माई हेल्थ माई राइट, ये इसका आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, स्टार लगा रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट था वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था। डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स थ्रू द लेंस ऑफ वेनिस चार्टर, ओके, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल सिविल सर्विस डे, 21 अप्रैल को हम नेशनल सिविल सर्विस डे बनाते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ आवर कंट्री। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2024, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी PP प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, याद रखिए प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक जो इस बार की थीम थी। नेशनल पंचायती राज डे, ओके, पंचायती राज डे हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज का वो लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, बस खत्म हो गया यार। ठीक है, तो यहां पर हमारी सारी करंट अफेयर्स जितनी भी थी याद रखिएगा मार्च मंथ की बहुत जल्दी क्विक रिवीजन में मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, आप कहेंगे सर इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे, PDF कहाँ मिलेगी, तो मैं फिर से बता दूं प्रिंटेबल फॉर्मेट में। आप कहेंगे सर प्रिंटेबल, इसको प्रिंट कराएंगे ज़्यादा पेजेस आ जाएंगे, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करूंगा पूरे, सिर्फ अप्रैल नहीं पिछले पूरी 10 मंथ की करंट अफेयर्स याद रखिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में, यही जो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ मिल जाएगा आपको A to Z पूरी, और ये बस एग्जाम से पहले इसको पढ़ लो, इसको मैं सॉफ्ट कॉपी में आपको दे दूंगा, तुरंत जाके प्रिंट आउट करा लेना और आराम से आप पढ़ाई करो, करंट अफेयर्स की चिंता ही खत्म कर दो। पुरानी करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, क्योंकि बहुत डाउट आती है स्टूडेंट्स को, सर अभी तो आपने पढ़ा दी, पुरानी का क्या करें, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करो, ये ऑफर छोड़ना नहीं है, याद रखिए अगर ये छूट गया तो आपका लॉस है, एग्जाम में आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है। अब आप देख सकते हैं मैंने हर एक सेगमेंट कवर किया है, आप कोई भी अब टेस्ट सीरीज उठा लो देख लेना, हर चीज़ कवर की हुई है। ठीक है, A to Z एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। ओके, अगर ये लेक्चर पसंद आया, आपको बड़ी मेहनत से मैंने इस PPT को बनाया, बहुत टाइम लगता है मुझे ऐसी PPT को बनाने में जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, और ये लेक्चर भी मैंने आपको समझाया, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। याद रखिए अगर आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं, ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, आप डोनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर आप डोनेट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बट ये नोट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है इतना पढ़ने के बाद तो बहुत रोल प्ले करेगा हर एग्जाम के लिए। ओके, और याद रखिए अगर आप इसको छोड़ के अदर सब्जेक्ट से नोट्स लेना चाहते हैं जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब, तो इन सब के भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। याद रखिएगा नोट्स कैसे बाय कर सकते हैं, इन नोट्स को बाय करने के लिए कुछ नहीं करना, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर पिंग कर दो तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे 14 बुकलेट्स हैं, आप चाहते हो नहीं सर आप और कोई तरीका बताओ तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको नोट्स, क्लासेस सब कुछ A to Z अवेलेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन याद रखिए देवाशीष क्लासेस तुरंत डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से और आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको क्लासेस चाहिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब की सारी क्लासेस चाहिए, प्री की, मेंस की, अरे सब कुछ अवेलेबल है। एक बार व्हाट्सएप तो करके देखो, प्लस इवन आप एप्लीकेशन को भी विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। UPSC का प्री प्लस मेंस का कोर्स मिलेगा, जनरल स्टडीज के कोर्सेज मिल जाएंगे, CSAT वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग। तो एक बार ऐप डाउनलोड कर लो। याद रखिएगा लाइफ टाइम वैलिडिटीज दे रहा हूं मैं सब में, जिसमें आपको बहुत सारा एडवांटेज होगा, कम कॉस्ट पे आप एक बार प्रिपरेशन करो और
हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। ओके, और याद रखिएगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। याद रखिएगा मैं बहुत मेहनत से बनाया तो एटलीस्ट आप अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बटन दबा दो, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर्स आप देखो, कोई मैं आज पहले मंथ का नहीं बनाया मैं पिछले 2 साल से लगातार बनाता रहा हूँ। आप चाहो तो प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हो और हर चीज़ प्रोवाइड की है मैंने आपको। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको कम टाइम पे पढ़ना है और जल्दी पढ़ के एग्जाम निकालना है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलता हूं मैं यहाँ पर। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और जाते जाते फिर से बता रहा हूँ, ये बुकलेट याद रखना, ये बुकलेट ले लो यार, इस बुकलेट से आपका एग्जाम निकल रहा है, मैं फिर से बता दूं। ओके, तो चलते हैं अब यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।